गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th एसएसटी में आज हम अपनी तीसरी बुक जो है जिसमें हिस्ट्री की बुक हम आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा। ये सामान्य विज्ञान के हमारे अतीत पार्ट 3 करके ये बुक है जो इतिहास की बुक है 8th क्लास के लिए। आप सभी के पास ये किताब होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ, नहीं है तो आप शीघ्रता से खरीदें। हमने हमारी सिविक्स और जो बुक थी पहले ज्योग्राफी की उसके हमने 3 चैप्टर किए हैं। आज हम अपनी इतिहास की बुक को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी विषय सूची है इसके अंदर आप देखेंगे कि 10 पार्ट बताए गए हैं। आज हम अपना पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, कब कैसे और कहाँ। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कब कहाँ कैसे कब और कहाँ। इसमें पहला हेडिंग जो आपको दिखाया गया है वो है तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। आप सभी जानते हैं कि जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे तो हमेशा एक ही बात आती थी, कौन से राजा ने कब उसकी ताजपोशी हुई, कौन किसका बेटा था, कौन सा युद्ध कब कहाँ हुआ था। इन पर ही हमने जनरली चर्चाएं होते हुए सुना है। सामान्यतः जो है हमारी जो समझ है तारीखों के बारे में, तो हमने माना कि इतिहास को तारीखों का पर्याय माना गया। यानी हिस्ट्री क्या है कि डेट्स का एक तरह से क्या है पर्याय माने गए। लोगों को आपने कहते सुना है कि हिस्ट्री बहुत ही उबाऊ होती है। हम क्यों ध्यान रखें कि कौन कब जन्मा, कौन कब मरा, कौन कब राजा बना। तो ये क्या तारीखें रटते रहें, और तारीखें रटना कोई आसान काम तो नहीं है। सामान्यतः हिस्ट्री को लेकर स्टूडेंट्स की भी कहते हैं हिस्ट्री जो होती है, इतिहास जो होता है बहुत ही उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। ऐसी धारणा बच्चों के मन में भी रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से होता है कि हमारे अतीत में किस तरह की चीज़ें थी और अब कैसी चीज़ें हैं, पहले क्या था अब उसमें क्या बदलाव आया, इसकी ही तुलना करते हुए हम नज़र आते हैं समय के मामले में। तो पहले और बाद शब्द जो है ये सब हमारे समय से जुड़े हुए होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने इतिहास पे ऐसे सवाल नहीं उठाते हैं। हम ये चीज़ें सोच कर चलते हैं कि जो चला आ रहा है वो चलता होगा, मानो जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है वैसा ही रहा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे वास्तविक जीवन में कुछ अचंभे के क्षण आते हैं और देख के हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और वही चीज़ जो अचंभा ही है वो उसे क्या बना देता है, ऐतिहासिक क्षण बना देता है। आपने कभी भी चाय पीते हैं हम रोज़ाना, पर हमने दिमाग में कभी विचार नहीं आते, लेकिन कभी कभी हम जब बहुत ध्यानपूर्वक कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे विचार में आता है, यार ये चाय पीने की आदत क्यों हमें लगी है, ये एक परंपरा थी, ये चाय आई कहाँ से, इसको बनाया किसने, सबसे पहली बार पिया किसने। ऐसे ही आपकी पुस्तक में दिया है कि रेलगाड़ी में से जब हम झाँक कर देखते हैं बाहर तो आप देखते होंगे पेड़ पौधे चलते देखते हैं, तो कहते हैं यार अगर ये रेलगाड़ी नहीं होती तो हम कैसे चलते, ये रेलगाड़ी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, अगर रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग पहले कैसे आते जाते थे। आपके अपने दादा दादी के कहानी किस्से भी सुनोगे ना, उन्होंने बताया था कि एक बार जब कोई यात्रा पे चला जाता था तो लौट के आ जाता था तो उसका स्वागत किया जाता था पहले तीर्थ यात्रा पे। क्यों? क्योंकि पहले बहुत कठिन यात्राएं होती थी, साधन नहीं होते थे यातायात के, लोग पैदल जाते थे, गाड़ी घोड़े के मतलब ये ऊँट गाड़ी ऐसी गाड़ियों का प्रयोग किया करते थे। तो सुबह सुबह अखबार भी आप देखते हैं तो ये जानते हैं कि अगर ये नहीं छपते थे तो लोगों को सारे दुनिया भर की जानकारियाँ कैसे मिलती थी। ये सारे सवाल आपके जहन में उठते रहते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है आप देखेंगे, इस चित्र में ब्राह्मण ब्रिटेनिया जो यानी ब्रिटिश शासन जो है उसको शास्त्र पीठ करते हुए दिखाई दी है। जेम्स नेनेल द्वारा तैयार गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 इसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य सौंपा था। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने पवित्र ग्रंथ को ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश शासक को सौंप रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि वो उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ है उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, तो इस चित्र के साथ हम इसका दूसरा प्रश्न पे चलते हैं जहाँ पे हम और पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की तारीखों के बारे में। ये सारे ऐतिहासिक सवाल
हमें समय के बारे में सोचने के लिए क्या प्रेरित करते हैं? कौन कौन से सवाल अभी मैंने कहा, चाय कब बनी, रेलगाड़ी कब बनी, यातायात कैसे क्या करते थे, दादा दादी कैसे जाया करते थे, जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है उसके ऊपर कभी कभी हमारे विचार में उत्सुकता से कुछ प्रश्न उठते हैं। यही हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का हमेशा साल महीनों के पैमाने पे नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीख तय करना काफ़ी गलत होता है जो एक लंबे समय से चली आ रही। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि लोगों ने अचानक तो चाय पीना शुरू नहीं किया, इसका जो चाय पीने का स्वाद है वो धीरे धीरे तो जुबान पे चढ़ा होगा। चाय कहाँ से आई? जैसे मुझे जानकारी है कि चाय जो चीन से है, चीन का सबसे गर्म पेय पदार्थ होता था, धीरे धीरे भारत के अंदर भी आया, फिर हमने उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। तो इस प्रक्रिया की जो ये प्रोसीजर हुआ कि चाय आज हमारे जीवन का सर्वपूर्ण सबसे पहला काम बन गया कि हम उठते ही चाय पीते हैं, तो इसकी कोई स्पष्ट स्थिति हम नहीं बता सकते, लेकिन इन प्रक्रियाओं के लिए कोई न कोई काल के बारे में बोले तो हम बता सकते हैं कि भाई इस काल के अंदर इस तरीके की बात हुई। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन, जो हमारे अंग्रेज हैं जिन्होंने भारत पर आकर हम अपना राज्य जमाया, तो इसकी भी एक डेट बताना बहुत मुश्किल होता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए हो, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन क्या बदलाव आया, इसकी एक डेट बताना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक लंबे समय में घटती रहती है और एक अवधि की ही बात कर सकते हैं और एक लगभग सही अवधि के बारे में हम बता सकते हैं जब हमें इनके अंदर कुछ विशेष परिवर्तन नज़र आने लगे होते हैं। तो फिर लोग जो हैं वो इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की क्या वजह है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल में राजा को गद्दी पे बिठाया गया, कब उनका विवाह हुआ, कब उनके बच्चे हुए, कौन से साल में उन्होंने किस राजा से लड़ाई की, कब किसने मरा, कब कौन गद्दी पे बैठा। ये सारी चीज़ें जो है घटना, इनकी एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। आपने 2 साल की इतिहास की अपनी जो पुरानी किताबें पढ़ी थी, उनमें भी देखा कि इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे और दूसरे सवालों पर भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते हैं, कहाँ पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर है, गांव है, बाजार है, ये किस तरीके से बने, मार्केट किस तरीके से फैला, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार का पनपने का क्या कारण रहा, संस्कृति और समाज में जो परिवर्तन आपको नज़र आते हैं ये कैसे नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको डिस्कशन करूँगी। ये देखिए यहाँ ये लिप्टन चाय का एक विज्ञापन दिया गया है। ये विज्ञापन भी लोगों की पसंद और नापसंद को तय करते थे। पुराने ज़माने में विज्ञापन हमें ये समझने में मदद करते थे कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह रुचियाँ प्रचलन में आई। देखिए चाय बहुत तरीके की हमारे देश में होती थी। 1922 में ये लिप्टन चाय का एक विज्ञापन तैयार किया गया था जो ये बताता है कि दुनिया भर के जो शाही लोग होते हैं वो लिप्टन चाय का प्रयोग करते हैं। क्योंकि चित्र में आप देखेंगे तो देखेंगे कि चित्र में भारत का एक महल दिखाया गया है और उसके सामने ब्रिटिश जो रानी विक्टोरिया है, इसका तीसरा जो बेटा था राजकुमार आर्थर, वो घोड़े पे बैठा हुआ दिखाए। यानी रॉयल लोगों की रॉयल पसंद क्या है, लिप्टन ताज़ा चाय। ये जो राजकुमार आर्थर है इन्हीं को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रईसी लोग हैं, जो राजशाही लोग हैं, वो कौन सी चाय पीना पसंद करते हैं, लिप्टन। तो जिसके मन में ये गर्व या प्राउड होगा वो इस चाय को पीना पसंद करेगा। अब चलते हैं कौन सी तारीख है ना, ये हेडिंग जो हमें उसमें पढ़ रहे हैं कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, उसको मानने का पैमाना क्या होता है। जो तारीखें हम चुनते हैं, इन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियाँ बुनते हैं। वे अपने बात में महत्वपूर्ण नहीं थी, वे इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर तय की जाती है। अध्ययन का विषय बदल जाता है, हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं और महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या होती है, समय के अनुसार बदलती जाती है। एक उदाहरण के ऊपर विचार कर लेते हैं। चलिए, भारत में ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें हर ब्रिटिश शासक जो कि हमारे गवर्नर बनकर आए थे, उन गवर्नर जनरल के शासन को महत्वपूर्ण बताया। और इतिहास बताता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था,
उसके बाद कौन आया, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी रणनीतियाँ क्या थी, इन लोगों की नीतियाँ क्या थी, गतिविधियाँ क्या थी, उपलब्धियाँ क्या थी, ये जीवन को किस तरीके से देखते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्पष्ट की गई। तो हम चलते चलिए कि सबसे पहला गवर्नर जनरल की बात करते हैं। तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिनके काल से अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था, और आखिरी वायसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बनता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और सबसे आखिरी वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरह अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, विलेंजली, बेटिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इवरिन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। सारी किताबों के अंदर सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता था। ये ऐसा था मानो जैसे इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या इसी दौर में इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे गवर्नर जनरल हो? इनके इतिहास के चौखटे पे हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान, क्योंकि जो इतिहासकार थे वो तो इन गवर्नर जनरल और वायसरॉय के ऊपर ही केंद्रित हो गए, तो उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो समूह और वर्ग है उनकी गतिविधियाँ जो हो रही है उसके बारे में तो इस समय के इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों और अध्याय में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ क्या हो, सामंजस्य हो, एडजस्टमेंट हो। इसका मकसद क्या होता है कि इस तरह कहानी को सामने लाना जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकें और याद कर सकें। जनरली हम इतिहास के बारे में कहते हैं ना, उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इतिहासकार के अंदर जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसको हम टुकड़ों और अध्याय में इसीलिए लिखते हैं ताकि हम जो भी क्रम सामने लेकर आएँ उससे बहुत आसानी से समझ सकें और उसको एक लंबे समय तक याद कर लें। इस प्रक्रिया में हम उन घटनाओं पर जोर देते हैं या जो कहानी को पेश करने में क्या करती है, मददगार होती है। इतिहासकार जो हमारे हैं गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द जो इतिहास हमारे गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द चलता है जीवन में, उसमें भारतीय गतिविधियाँ कभी भी मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? तो जाहिर है कि हम अपने इतिहास के लिए एक अलग तरीके से उसको लिखें, उसके लिए एक नया नक्शा तैयार करें। इसका मतलब ये है कि जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, हमें हमारे लिए नई तिथियों को बनाना होगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं अगले टॉपिक में हम 1817 के अंदर स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने राजनीतिक दार्शनिक जो थे इन्होंने 3 विशाल खंड में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। उस किताब के अंदर इन्होंने भारत के जो हिस्ट्री थी, भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। तो आपको प्रश्न बनता है यहाँ पर कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने भारत के इतिहास को कितने काल में बांटा? तो आप लिखेंगे 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इतिहास को अलग अलग कालखंडों को बांटने की कोशिश क्यों की जाती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उस दौर की खासियतों के बारे में, उन केंद्रीय तत्व को पकड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए ये शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय में इनको बांटते हैं। ये शब्द हमारे अतीत के विचारों को दर्शाते हैं और हमें बताते हैं कि एक अवधि आने वाली दूसरी अवधि से अंदर जो हमारे बीच के अंदर परिवर्तन आए, बदलाव आए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व है। मिल को पता है क्या लगता था कि सारे एशियाई समाज जो हैं, जितने भी हमारे एशियाई समाज सभ्यता है
वो यूरोप से बहुत पीछे है, यानी यूरोप को उन्होंने हमेशा आगे रखा और हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी समाज की सोशल सभ्यताएं जो हैं उनको उन्होंने पीछे रखा। इतिहास में उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों का ही क्या चलता था, तानाशाही चलती थी, राज चलता था। यहाँ चारों तरफ धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन थे, यानी धार्मिक, जाति, अंधविश्वास, ऐसी सामाजिक बुराइयों का बोलबाला था। मील जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में भारत की सभ्यता की राह पर, मील की राय में ब्रिटिश शासन जो था वो ही भारत को क्या कर सकता है, अच्छी सभ्यता की राह पर ला सकता है, ऐसा मील का मानना था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार लाए जाएं, यानी यूरोपीय जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उनके कानूनों को यहाँ पर लागू किया जाए ताकि भारत के यूरोप की सभ्यता के राह पर लाया जा सके। उन्होंने तो ये तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को संपूर्ण भारत के भूभाग पे कब्जा कर लेना चाहिए और जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर देना चाहिए। मतलब कहना है कि उनकी सीधी लॉजिकली मील की सोच थी कि भारत बिना अंग्रेजों की मदद के बिना प्रगति कर ही नहीं सकता, जबकि भारत को उस जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले हमारे यहाँ अंधकार का दौर था, ऐसा मानना था और इसी धारणा को उन्होंने स्वीकार किया हुआ था। इतिहास इस दौर को हिंदू मुसलमान का दौर कह सकते हैं। इस दौर में कई धर्म का मानना था कि कई धर्म एक साथ नहीं चल सकते। किसी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था, सभी शासक अपने अपने धर्मों को मानते थे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इस वर्गीकरण से हटकर हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर उसे देखा। यानी अगर भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इन खंडों में बांटने की समझ पश्चिम से आई थी और पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहा गया, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग कहा। तो आपको मैं पूछूं प्रश्न कि आधुनिक काल किसे कहा गया, तो कहते हैं आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र से मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग कहा। उन्होंने मध्यकालीन समाज में वे समाज जो आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी उनको माना। आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते, सीधी सीधी बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इस युग को औपनिवेशिक युग कहा है, यानी अंग्रेजी शासन वाले युग